Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our second lecture of Punjab Patwari series. In previous lecture, we have discussed previous year question plus practice question of mensuration. अगर वो वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं उसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए मैन बोरोड रुपीज 8,000 फ्रॉम ए मनी लेंडर। ठीक है, उसने 8,000 रुपए उधार लिए फॉर 146 डे। ठीक है, एट 5%। अगर देखो यहाँ पे मेरे को कुछ दिया नहीं हुआ, यानी कि पर एनम है। ठीक है, अमाउंट ही विल हैव टू पे, वो कितनी अमाउंट पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही है हमारा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। वो क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल 8,000 है, इस पे 5% मिलता है। ठीक है, लेकिन ये 5% कब मिलता है? पूरे 1 ईयर में। ठीक है, पर एनम। लेकिन मेरे को 146 डे रखे हैं, तो 146 डेज इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 365 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो मेरे पास आ गया 160 रुपीज, जो यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 160 रुपीज बनेगा। ठीक है, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, वो 8,000 है। ठीक है, तो कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो 8160 ये टोटल अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मूलधन और ब्याज हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 330 देयर बाय गेन 10%, द आर्टिकल कोस्ट द मैन। ठीक है, एक आर्टिकल है, किसी चीज को उसने 330 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और बेचने से उसको 10% का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, 330 क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और इसके बाद मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट, लाभ। कितना हुआ? 10%। ठीक है, जो उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, उसको मैं एक्स मान लू। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो एक्स के 10% प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसने 110% पे सेल किया, तो 110% निकाल लूंगा। ये किसके बराबर आना चाहिए? विक्रय मूल्य के। ठीक है, विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 330। तो यहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरा आंसर आ गया 300 रुपीज। ठीक है, ये हम सिंपल, अगर मान लो आपका रेशो का कंसेप्ट क्लियर है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे सिंपल। ठीक है, देखो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1/10 का प्रॉफिट। ठीक है, 1/10 का प्रॉफिट, यानी कि 11/10 में उसने सेल किया होगा। ठीक है, यानी कि 11 क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस। 10 क्या है मेरा? कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो आ गई। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना है? 330, तो 330 अपॉन सेलिंग प्राइस की रेशियो से डिवाइड कर दिया, इनटू कॉस्ट प्राइस की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस 11 यूनिट था, 11 से डिवाइड करूंगा 1 यूनिट। मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य, तो 10 से गुना कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा 300 आंसर आ गया। ठीक है, ये सारा हमारा, अगर आपको रेशियो और परसेंटेज बिल्कुल क्लियर है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्जन जो है, ये हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है हमारा परसेंटेज की सीरीज में। ठीक है, वहां से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ ए क्लास, ठीक है, 60, वेयर एज द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज क्लास सेक्शन बी। ठीक है, दो सेक्शन है। ठीक है, एक सेक्शन जो है उसमें 32 बॉयज हैं। ठीक है, उनके जो मार्क्स हैं एवरेज, वो कितने हैं? 60। और एक बी सेक्शन है, ठीक है, उसमें 40 बॉयज हैं, और उनके मार्क्स कितने हैं हमारे? 33 एवरेज मार्क्स। अब कहता है कि अगर दोनों सेक्शन को कंबाइन कर दे तो एवरेज मार्क्स क्या आएंगे। ठीक है, सिंपल से देखने पर पता लग रहा है ये किसका क्वेश्चन है? वेटेड एवरेज का। ठीक है, वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हमने वेटेड एवरेज की लेक्चर में डिस्कस किया है कि ये क्या है, इनके वेट्स, क्योंकि मेरे को एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज रियल वैल्यू है, ये क्या है? उनके वेट्स। ठीक है, हम वेट्स की एक्चुअल वैल्यू की जगह वेट्स की रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, रेशियो कैसे? अब इसको मैं अगर रेशियो में डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 4 5। ठीक है, 8 4 32, 8 5 40। तो मुझे एक्चुअल वैल्यू की जगह मैं ये 4 5 से कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अब देखो वेटेज एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, 4 इंटू 60 प्लस 5 इंटू 33। ये वेट्स हैं इनके, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 4 प्लस 5। ठीक है,
बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, मेरा आंसर आ गया सी ऑप्शन 45। अगर आपको ये रेशियो समझ नहीं आ रही, आप सिंपल भी लगा सकते थे फॉर्मूला। मैं एक बार लिख देता हूँ, 32 इंटू 60 प्लस 40 इंटू 33 अपॉन 32 प्लस 40। ठीक है, यहाँ से भी आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाती। ठीक है, तो ध्यान रखना जो वेट्स होते हैं उनकी हम रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ 6 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, 6 लोग किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो 4 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अगर मान लो एक आदमी एक दिन में एक वर्क करता है, ठीक है, तो 6 आदमी 10 दिन में कितना वर्क करेंगे? 6 आदमी 10 दिन में 60 वर्क करेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक आदमी एक दिन में एक वर्क करता है, तो 6 आदमी एक दिन में, एक आदमी एक दिन में 1 वर्क करता है। ठीक है, तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। 6 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 60। ठीक है, तो टोटल वर्क जो मेरा आ गया वो 60 आ गया। ठीक है, अब 4 मेंस को कंप्लीट करना है। टोटल वर्क 60 है, एक मैन एक दिन में एक ही काम करता है। ठीक है, तो 4 वर्क डेली होता है, कितने दिन लगेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये टोटल वर्क है, ये 4 लोग एक दिन में 4 ही काम करेंगे, और कितने दिन लगेंगे वो है। यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 60/4, ये मेरा आ जाएगा 15। ठीक है, ओके। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जिसमें होता है हमारा नंबर ऑफ मैंस इंटू नंबर ऑफ डे इंटू उनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है उनकी काम करने की कैपेसिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय वर्क। ये कांस्टेंट रहता है दोनों केसेस में, हर केस में कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैन कितने हैं? 6 मैन, नंबर ऑफ डेज 10, वर्क 1 यूनिट। ठीक है, दूसरी तरफ 4 मैन है, नंबर ऑफ डेज मेरे को पता नहीं है। अब वर्क, जितना वर्क यहाँ पे करना था वही सेम वर्क ही करना है। कुछ ये तो नहीं बताया कि काम दुगना हो गया, तिगुना हो गया। अगर काम दुगना हो जाता तो हम यहाँ पे 2 लगा देते, तिगुना हो जाता तो 3 लगा देते, लेकिन अभी 1 ही लगाना है। तो यहाँ से भी हमारी एक्स की वैल्यू वही आएगी, 60/4 और 50 डेज। ठीक है, तो हमारा आंसर ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे? नेचुरल सी बात है, 60% क्या होंगे? बॉयज। अब नंबर ऑफ बॉयज पूछा, यानी कि 50 का मेरे को क्या निकालना है? 60% निकालना है। ये आ गया मेरा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका? 30। और ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। 70 इज इंक्रीज्ड बाय 40%। 70 को 40% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अगर किसी चीज को मैं 40% इंक्रीज कर दूंगा तो वो हो कितना जाएगा? 140%। ठीक है, द इंक्रीज्ड नंबर निकालना है, यानी कि 70 का क्या निकालना है मेरे को? 140% निकालना है। ठीक है, तो ये मेरा 98 आ जाएगा, जो मेरा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी ट्रेबल इटसेल्फ व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5%। ठीक है, कोई अमाउंट, मूलधन अपने आप को 3 गुना कर लेगा, कितने टाइम में, कितने समय में 3 गुना कर लेगा, जबकि इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है 5%। ठीक है, देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट से ही होगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में अमाउंट 100% होती है अपने आप का खुद, उसको क्या करना है अपने आप को? ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 300% करना है। 100% तो खुद थी, तो कितना इंक्रीज हुआ? 200%। ठीक है, यानी कि उसको 200% बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हर साल वो कितनी बढ़ती है? 5%। तो 200% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 200/5, 40 साल। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते थे, अगर मैं आपको बेसिक करवाऊं फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन आप ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लगाने से हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम माइंड में भी कर सकते हैं ये चीजें। ठीक है, अब देखो, अगर बेसिक फॉर्मूले से करें तो प्रिंसिपल अमाउंट पी होगी। ठीक है, और अमाउंट क्या बनानी है? 3 गुना 3p।
ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2p। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2p, प्रिंसिपल p ही है, रेट मेरे को 5 दे रखा है, टाइम निकालना है अपॉन 100। ठीक है, ये p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू यहां से मैं निकाल लूंगा 100 इंटू 2 अपॉन 5, 20 गुना 2, वही मेरा 40 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर सेम आएगा लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन सोल्व करनी होती है ये हम माइंड में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो हर बार, ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 2 person contested an election of parliament, the winning candidate secured 57। ठीक है, इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, ठीक है, दो लोगों के बीच में, और जो कैंडिडेट जीता है ना उसे 57% वोट मिले हैं, 57% वोट्स, वैलिड वोट्स। ठीक है, वोन बाय मेजोरिटी ऑफ 42,000 द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, अब देखो दो ही लोग थे, तो अगर एक को 50% 57% वोट्स मिले हैं विनिंग वाले, तो लूजिंग वाले को कितने मिलेंगे, टोटल 100% होता है, तो उसको कितने मिलेंगे हमारे 43%। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का है हमारा, 14% वोट्स का। ठीक है, तो ये 14% वोट्स क्या है, मार्जिन, वो मार्जिन मेरे को गिवन है, कितना गिवन है 42,000, यानी कि टोटल वोट्स का 14% 42,000 के बराबर है। टोटल वोट्स का 1% किसके बराबर आ जाएगा, 42,000 अपॉन 14। अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे, यानी कि 100% वोट्स पूछी हैं, तो क्या करेंगे हम 42,000 अपॉन 14 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 3,000, तो आंसर मेरा आ गया 3 लाख। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिविडेंड ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर ऑन 250 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ठीक है, टोटल 250 शेयर्स है, हर शेयर का, हर प्रत्येक शेयर का जो प्राइस है वो 50 रुपए है। इफ द हाफ ईयरली डिविडेंड इज 4%। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ का डिविडेंड 4% है। ठीक है, हाफ ईयरली 4% है, तो ईयरली का कितना होगा 8%। ठीक है, यानी कि पूरे साल का मेरे को 8% मिलता है। ठीक है, डिविडेंड निकालना है उसकी वैल्यू एंड ऑफ ए ईयर, यानी कि पूरे एक साल का। ठीक है, तो देखो टोटल 250 शेयर्स है, 50 रुपए का एक शेयर है, तो ये टोटल अमाउंट होगी जितने की शेयर है। ठीक है, अब इसका 8% डिविडेंड मिलता है हर साल, तो इसका 8% निकाल देंगे हम। ठीक है, तो ये मेरा 1000 रुपीज आंसर आ गया। ठीक है, आंसर मेरा क्या आ गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द ₹8,000 इज लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको फॉर्मूला याद होगा, आपने किया होगा। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100। ठीक है, और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ, प्रिंसिपल कितना है मेरा 8,000। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, 5 अपॉन 100, टाइम कितना है 2 years। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 8,000 इंटू, ये मेरा 1/20 आ जाएगा, 1/20 में 1 ऐड करेंगे हम तो 20, 1/20 की स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, ठीक है, तो जो मेरे को अमाउंट बन जाएगी वो कितनी बनेगी 8,820। ठीक है, मेरे से पूछा गया सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, अमाउंट ये आई है, इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 8,000, और वो मेरा 820 आ जाएगा। ठीक है, तो 820 मेरा आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। ठीक है, अगर मान लो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इजीली आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखो हर साल 5% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 5% इंक्रीज हो जाती है वैल्यू, यानी कि 5% मेरा 1/20 होता है, यानी कि इंक्रीज होके 1/20 वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/20। ठीक है,
अब ये देखो A इज इक्वल टू अमाउंट प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे A अपॉन P की रेशो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा मेरा 441/400। ठीक है, यानी कि जो 400 रुपीज का प्रिंसिपल है वो 2 साल में 5% कंपाउंड इंटरेस्ट से 441 बन जाएगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल मेरे को गिवन है, प्रिंसिपल मेरे को 8000 गिवन है, यानी कि 400 यूनिट किसके बराबर है 8000 के। तो 8000 को अगर मैं 400 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है A माइनस पी, वो कितना आ जाएगा 41। 441 में से 400 माइनस करेंगे 41 यूनिट्स, तो 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भी वही आंसर आएगा और ये हमारा सीधा 820 आ जाएगा। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो ठीक है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो परसेंटेज की। ठीक है, जब फ्रैक्शन से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन है ये हमारा। ए मैन गिव 35% ऑफ हिज सम ऑफ मनी टू हिज सन एंड 25% टू डॉटर। ठीक है, जितनी अमाउंट है एक आदमी के पास वो उसका 35% अपने सन को दे देता है, 25% अपनी डॉटर को दे देता है, तो टोटल अमाउंट कितनी चलेगी 60%। ठीक है, ये चली गई, रिमेनिंग कितनी बची 40%। ठीक है, ये रिमेनिंग है एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बचे हुए का 50%। अब 40% है, इसका 50% क्या होगा इसका आधा, जो इसका आधा है यानी कि 20% वो कहां जाता है चैरिटी में। ये किस में चला गया चैरिटी में। तो रिमेनिंग कितना बचा टोटल 40 था, उसमें 20 चैरिटी, कितना बचा 20% रिमेनिंग रह गया। कहता स्टिल 2000 के बराबर है, यानी कि जो 20% बचा है वो किसके बराबर है 2000 के। ठीक है, यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% कितना आ जाएगा 2000/20। ये मेरी 100 आ गई। अब मेरे से पूछा गया है टोटल सम, टोटल सम यानी कि 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 10,000। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3510 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट 50% ऑफ ए। ठीक है, ये ए रेशो का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हमको ए बी सी में रिलेशन निकालना पड़ेगा रेशो में, ताकि हम 3510 को उनमें डिवाइड कर सके। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो 50% 1/2, 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 33, 1/3% होता है मेरा 1/3, 1/3 ऑफ बी इक्वल टू 25% होता है मेरा 1/4 सी। ठीक है, देखो अगर इस फॉर्मेट में आ जाए कि ए अपॉन समथिंग बी अपॉन समथिंग सी अपॉन समथिंग, ठीक है, तो वो एबीसी की रेशो ही होती है। यानी कि यहां से मैं सिंपल कंक्लूजन निकाल सकता हूं ए बी सी की रेशो क्या आएगी 2:3:4। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको डाउट पड़ रहा है तो मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो ये सारे के बराबर हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2k। ठीक है, सेकंड को और इसको कंपेयर करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बी की 3k। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4k। अगर इन तीनों की रेशो निकाल लूंगा अब तो के कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशो में निकालते हुए हमें क्या करना होता है उसका मिनिमम पार्ट लेना होता है, जो चीज कॉमन है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरी ए बी सी की रेशो क्या आ गई 2:3:4। अब हमें करना क्या है इसको इस रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, अब इन सब का सम 3510 के बराबर आना चाहिए। ये कितने यूनिट्स हैं टोटल 43789 9 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो 9 यूनिट मेरा किसके बराबर होना चाहिए 3510 के। तो यहां से मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3510/9। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है हाउ मच विल सी रिसीव, सी की अमाउंट, सी को कितना मिलेगा 4 यूनिट, चौथाई हिस्सा। ठीक है, चौथाई हिस्सा 4 यूनिट मिलेगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 3510/9 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर देता हूं, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1560 मेरा आंसर आ गया ऑप्शन सी।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ 10 आर्टिकल्स, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया ये, इफ 10 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, ठीक है, 10 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है, 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है, यानी कि 10 आर्टिकल्स का विक्रय मूल्य 12 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां से मेरी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो आ जाएगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशियो आ जाएगी। तो यहां से मेरे आगे 12/10 मिनिमाइज कर लेता हूं मैं इसको 6/5, ठीक है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 6 रुपीज, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 1 रुपीज का, ठीक है। तो मेरे को क्या पूछा है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, मेरे को ये तो पता चल गया प्रॉफिट हो रहा है, कितने प्रतिशत हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे करते हैं हम, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 है तो 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को। 1/5 कितना होता है मेरा, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन को तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20% आ जाता है, ठीक है। तो 20% का क्या हो रहा है मेरे पास प्रॉफिट, तो मेरा आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना मत भूलें, और अगर आप चाहते हैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 8% फॉर 2 इयर्स इज 32, फाइंड द सम, ठीक है। अगर देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा 2 साल में 2 इयर्स में, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है वो क्या आता है, प्रिंसिपल इनटू जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट। तो ये 8/100 ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे भी और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना फर्स्ट ईयर में क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन सेकंड ईयर में चेंज होना शुरू हो जाता है। क्यों, सेकंड ईयर में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आती है ना उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो यानी कि यही सिंपल इंटरेस्ट आया था, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 8/100 वो ही सेम रेट से, और यही डिफरेंस होता है, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा मेरा 32 के, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, मेरा आंसर आ गया 5000 रुपीज, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो एक छोटी सी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। मान लो प्रिंसिपल 100 है दोनों केसेस में, ठीक है, ये एक सिंपल इंटरेस्ट का केस ले रहा हूँ, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का केस ले लेते हैं, ठीक है, और रेट दोनों में सेम है 10%, ठीक है। तो इस केस में हमारा फर्स्ट ईयर का क्या आएगा, इसका 10% निकाल लेंगे तो 10 रुपीज आ गया, इसमें भी 10% निकाल लेंगे तो 10 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टाइम पे मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला 10 रुपीज ही मिला फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में क्या होगा, जो 10% निकाल लूंगा वो इसी अमाउंट का निकाल लूंगा, ठीक है, तो इसी अमाउंट का 10% निकालूंगा तो फिर से 10 रुपए आ गया। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और फिर उस पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, यानी कि 100 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो 10 रुपए है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस इंटरेस्ट पे 10% निकाल लूंगा तो वो 1 आ जाएगा। देखो यही डिफरेंस है, यही इन दोनों में डिफरेंस है, यानी कि इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट आएगा वही डिफरेंस है। तो वही मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जो प्रिंसिपल से मैंने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकाल दिया, वही डिफरेंस आएगा सिर्फ 2 इयर्स पे, ठीक है। ये 2 इयर्स के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट चलते हैं, द सम ऑफ टू होल नंबर, ठीक है, होल नंबर जो कंप्लीट नंबर होते हैं, ठीक है, इज 256, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर रेशियो, ठीक है, टू होल नंबर है कोई भी x प्लस वाई, उनका सम कितना है 256, ठीक है, होल नंबर है यानी कि पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर दो का सम है तो उनकी रेशियो क्या हो सकती है, देखो अगर रेशियो 1:7 है यानी कि एक नंबर मेरा x हो गया, दूसरा नंबर 7x, दोनों का सम क्या होना चाहिए मेरा 256, ठीक है, और यहां से मेरी 8x
256, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए 256/8। ये पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। अगर x की वैल्यू पॉइंट्स में आ गई तो ये भी पॉइंट्स में आ जाएंगी दोनों टर्म्स, लेकिन है क्या होल नंबर, ठीक है, यानी कि कंप्लीट नंबर आना चाहिए एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 8 डिवाइड हो जाएगा 256 से, ठीक है, 8 को 256 से डिवाइड कर देंगे हम 32 आ जाएगा, यानी कि डिवाइड हो रहा है, प्रॉपर आंसर आ जाएगा होल नंबर। सिमिलरली सेकंड केस में अगर मैं करूं 11 + 5 16, 256 16 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी ये भी डिवाइड हो जाएगा, 16 स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि ये भी पॉसिबल है। सी ऑप्शन चेक करें, 17 + 7, ठीक है, ये आ जाएगा 24, 256 24 पे डिवाइड होता है, नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 11 + 21 ये आएगा 32, 256 32 पे डिवाइड हो रहा है, यस ये हो रहा है, 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो सी ऑप्शन है ये हमारा पॉसिबल नहीं है, बाकी तीनों रेशियो हो सकती है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्योंकि कैन नॉट पूछा ना, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग passes a telegraphic post in 12 seconds, ठीक है, इन व्हाट टाइम ही विल पास ए ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर, ठीक है। पहले इसका एक कंसेप्ट डिस्कस करता हूं। ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे पोल है। अब उस पोल को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, पोल को क्रॉस कैसे करेगी, ऐसे, ठीक है, जब क्रॉस कर जाएगी पोल को, पोल यहीं पे है, ठीक है, तो उसको कितना लग रहा है 12 सेकंड, यानी कि 12 सेकंड में उसने कवर क्या किया, जितनी उसकी लेंथ है, यानी कि 150 मीटर, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 150/12, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमारी स्पीड आ जाएगी, किस में आएगी, ये मीटर में है और सेकंड में है, तो ये उसकी स्पीड आ गई ट्रेन की, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो 250 मीटर लंबी ब्रिज को कब क्रॉस करेगी, ठीक है, मान लो ये ब्रिज है 250 मीटर और यहाँ पे ट्रेन है 150 मीटर। अब ट्रेन इसको कवर करना है, यानी कि क्या करेगी, सबसे पहले ट्रेन यहां से लेके इसका फ्रंट यहां से यहां तक आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा 150 मीटर, यानी कि इसके अगले हिस्से ने ये 250 कवर किया पहले, फिर क्या करेगा यहां से आगे मूव करेगी यहां पे। अब इसने कवर कर लिया कंप्लीट, यानी कि पहले इसने 250 कवर किया, फिर अपनी लेंथ कवर की 150, क्योंकि 150 कवर करेगी तभी लास्ट में पहुंचेगी ना, तो यहां से यहां तक आने में टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर करना है 250 + 150, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया मेरा 400, तो 400 डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, स्पीड कितनी है 150/12, तो यहां से मेरा सेकंड्स में आंसर आएगा, तो मेरा आंसर आ गया 32 सेकंड्स, ठीक है, यानी कि मेरा सी ऑप्शन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 10 years ago a father was 4 times as old as his son, ठीक है, 10 years ago यानी कि बिफोर, 10 ईयर बिफोर, ए फादर हैज 4 टाइम्स, जो फादर की एज है वो क्या है 4 टाइम्स है हिज सन से, यानी कि फादर क्या है 4 टाइम्स सन एज, ठीक है। अब क्या है आफ्टर 20 इयर्स, 20 इयर्स आफ्टर क्या होगा, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, वो अपने सन से सिर्फ दुगना रह जाता है, ठीक है। अब देखो 20 साल बाद, एक 10 साल पहले, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों में 30 साल का, कितना डिफरेंस हो गया दोनों में 30 साल का। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, फादर प्लस 30, फादर की एज भी 30 इंक्रीज हो जाएगी और बेटे की उम्र भी 30 इंक्रीज हो जाएगी, और 2 टाइम्स है तो s+30, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और एफ की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो सन की एज आ जाए, ऐसा आ जाएगा मेरे पास 10 ईयर अगो वाला, ठीक है। एफ की वैल्यू 4s पुट करते हैं, 4s+30 इज इक्वल टू 2s+60, ठीक है, यानी कि सन की एज 10 साल पहले कितनी थी 15 साल, में से पूछा क्या है डिटरमाइन द सन्स एज। अब यहाँ पे मेरे को बताया नहीं है, प्रेजेंट एज ही पूछी होगी, तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 10 साल पहले की जगह मेरे को 10 अभी की निकालनी है, तो इसमें मैं 10 साल ऐड कर दूंगा, तो 25, तो सन की एज प्रेजेंट कितनी है
25। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका एक और मेथड भी है। ठीक है, काफी इजी मेथड है वो भी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका रेशो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप हमारी एक एजेस वाली रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है रेशो की। ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एजेस, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 10 इयर्स अगो, ठीक है, फादर और सन की एज की रेशो क्या है? 4:1। फादर की 4 टाइम्स है ना, तो रेशो क्या होगी? 4:1। और 20 इयर्स आफ्टर क्या हुआ? उनकी रेशो क्या बन गई? 2:1। ठीक है, अब एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताता हूं। चाहे आज मान लो, आज मेरा और मेरे भाई की उम्र में 10 साल का डिफरेंस है। ठीक है, वही डिफरेंस 10 साल पहले भी सेम ही रहेगा, 10 साल बाद भी सेम रहेगा। डिफरेंस तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, दोनों की उम्र साथ में ही बढ़ेगी, साथ में ही घटेगी, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है दो लोगों की एजेस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट्स का। ठीक है, और यहाँ पे कितने का है? 1 यूनिट का। यानी कि डिफरेंस सेम ही है, यानी कि दोनों इक्वेशंस मैच नहीं कर रही, अभी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 3 का है, तो ये मेरा आ जाएगा 6:3। ठीक है, रेशो को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, रेशो चेंज नहीं होगी। लेकिन जितनी भी रेशोज गिवन है सबको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 रेशो गिवन थी, मुझे दोनों को करना पड़ा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमने रेशो की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? 4 से 6 होगी, 1 से 3 होगी। अब ये बैलेंस है, दोनों दोनों क्या है? ये बैलेंस। कितने यूनिट का इंक्रीज आ गया? 2 यूनिट्स का। और फर्क कितना पड़ा है दोनों में? 30 साल का। ठीक है, यानी कि मेरे 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 इयर्स। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30.15। ठीक है, अब देखो सन की एज कितनी थी? 1 यूनिट ही थी, तो सन की एज 10 साल पहले कितनी थी? 15 इयर्स। वही सेम आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है कि मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ फटाफट। अगर मान लो फादर की एज पूछी होती 10 साल पहले, तो कितनी होती? 4 यूनिट, यानी कि 4 इंटू 15 कर दो, 60 आ जाता। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो फादर की एज 20 इयर्स आफ्टर पूछा था, वो कितना है? 6 यूनिट, तो 15 को मैं 6 से गुना कर देता। ठीक है, तो रेशो में करने का ये बेनिफिट होता है कि हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट। इसकी कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट निकालनी है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होती है? इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज नोट करो, देखो 7 को अगर मैं, पहले 7 है, 7 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा? 49। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहा हूँ। ठीक है, 9 आएगा। ठीक है, अब फिर से इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर क्या आएगा? सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे को कुछ नहीं लेना। 9 7 63। ठीक है, बस अब इसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से 7 से करूंगा, ये क्या? ये फिर से 7 आ गया। ठीक है, देखो ये रिपीट हो रहा है, पैटर्न बनेगा ये 7 9 3 1 7। आगे करके देखो फिर से 9, ये देखो। ठीक है, ये 4 4 रिपीट करेंगे, 7 9 3 1 7 9 3 1, यही चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो 173 की पावर जो है, इसको मैं 4 4 के हिस्सों में अगर बांटूंगा, ठीक है, तो 173 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 43 तो क्वोशंट आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 1/4 बचेगा, यानी कि 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यानी कि 4 4 के पेयर तो निकल जाएंगे, फिर से जो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो हम घूम के किस पे आ जाएंगे? 7 पे। ठीक है, तो हमारा इसकी कैलकुलेशन में जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा? 7। ठीक है, ये साइकिल यही चलता रहेगा। जैसे देखो 7 9 3 1 ये है, अगर मान लो 7 की पावर, लास्ट डिजिट 7 है ना इसका, तो इसलिए हमने 7 से कैलकुलेट किया है। देखो 7 की पावर अगर मान लो मैं 4 कर दूं, तो लास्ट 4 वाला आएगा, यानी कि ये 1 आएगी इसकी लास्ट में डिजिट। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इसकी 7 की वैल्यू 7 कर दूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 की वैल्यू 4 + 3। 4 का तो यहां से यहां तक हो गया, फिर 3 ऊपर से काउंट करेंगे, 1 2 3, इसके लास्ट में क्या आएगा? 3। ठीक है, तो वही पैटर्न मैंने यहाँ पे किया है, तो हमारा आंसर इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? सी ऑप्शन 7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सोल्यूशन। ठीक है, एल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन है 5 लीटर। 5 लीटर क्या है? एल्कोहल एंड वाटर का सोल्यूशन है, जिसमें क्या है 40% एल्कोहल है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अब इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया तो ये कितना हो जाएगा? 6 लीटर। अब 6 लीटर एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में कितने प्रतिशत एल्कोहल है वो निकालना है मेरे को। ठीक है, अब देखो हमने वाटर ऐड किया है। क्या ऐड किया है यहाँ पे? वाटर, यानी कि एल्कोहल की क्वांटिटी सेम रहेगी दोनों केसेस में। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का हम फायदा उठा लेंगे। अब 5 लीटर का 40% एल्कोहल है, 6 लीटर का कितने परसेंट आएगा यही निकालना है। एल्कोहल सेम होंगे, 5 लीटर का 40%, 6 का कितने परसेंट आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा आ गया 1/, ठीक है 1/3 मेरा कितना होता है? 33.33%। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 33.33%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या, इंटीजर पूरा पूरा नंबर। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, किससे डिवाइड होगा? जो दो लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, अब देखो जब भी कभी भी इवन नंबर सपोज करना है हमें ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमेशा ऐसे सपोज करेंगे 2x प्लस 2, जब सम संख्या सपोज करनी है इवन। अगर ओड नंबर सपोज करना है तो क्या करेंगे? 2x प्लस 1। ठीक है, देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा ओड ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया वो इवन नंबर बन गया। इवन नंबर प्लस 1 वो ओड ही आएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2x प्लस 3, ये ऐसे हम क्या सपोज करेंगे? ओड नंबर्स। ठीक है, अब ये कंसेक्यूटिव ओड नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या पूछा है मेरे से? डिफरेंस। किसका? स्केयर का। तो इन दोनों का स्केयर करके डिफरेंस पूछा है, वो किससे डिवाइड होगा हमेशा। ठीक है, तो स्केयर करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3 का स्केयर माइनस 2x प्लस 1 का स्केयर। दो ओड नंबर हो गए कंसेक्यूटिव लगातार विषम संख्याओं का स्केयर का डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, वर्ग का डिफरेंस। ये फॉर्मूला लगा दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x। ठीक है, 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 में से 1 गया 8, 8 प्लस 8x, यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू हो, जो ये डिफरेंस आएगा ये हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से, क्योंकि 8 का मल्टीपल है तो 8 से तो हमेशा डिवाइड होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो। ठीक है, ए और बी की स्पीड की रेशो दे रखी है। ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू रीच ए डेस्टिनेशन। ठीक है, ए को एक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आधा घंटा ज्यादा लगता है बी से। ठीक है, इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन? ए कितने टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा? टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो स्पीड है ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या आता है? अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करता रहूंगा तो मेरे को डेस्टिनेशन एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में टाइम क्या होगा? कम होता रहेगा। स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, तो इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो ए और बी की मेरे को स्पीड की रेशो दे रखी है 3:4। ठीक है, अब देखो अगर मान लो स्पीड और टाइम में क्या है? इनवर्स रिलेशन, तो ए और बी की टाइम की रेशो क्या आ जाएगी? इनवर्स कर देंगे इसका। ठीक है, इनवर्स करेंगे यानी कि कैसे निकालते हैं इनवर्स? 1/3 रेशो 1/4 करेंगे, सारी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4:3 आ जाएगा, यानी कि इनकी टाइम की रेशो क्या आएगी? 4:3। ठीक है, देखो यहाँ पे ए की स्पीड कम है तो ए को टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 30 मिनट्स, यानी कि अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। ए को कितना टाइम लगेगा? 4 यूनिट्स, तो 4 × 30 कर दूंगा 120 मिनट लगेंगे।
अगर बी का पूछा था, बी को कितने लगते, 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे, 3 इंटू 30 90 मिनट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे से पूछा क्या है, ए, ए को कितना टाइम लगेगा, ए का मैंने ये निकाला था 120 मिनट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 44% ऑफ 88, 44% ऑफ 88 माइनस 8% ऑफ 305, ये कैलकुलेट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 8/100 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 80 इंटू 11 माइनस 305 आ जाएगा। ठीक है, 8/100, ये मेरा आ जाएगा 484 माइनस 305, तो आंसर मेरा 14.32 आ जाएगा। ठीक है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था, सिर्फ कैलकुलेशन की है मैंने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 47 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसे में देखो जो ये होता है ना, इसको हमेशा स्क्वायर बना दो, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 49, तो इसको हमें 49 बनाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इक्वेशन में दोनों तरफ मैं सेम चीज कर ही सकता हूँ। ठीक है, 47 प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये देखो। ठीक है, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ठीक है, ये बन गया 49, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ अब, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, 7 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास, प्लस माइनस 7। अब यहाँ पे सिर्फ 7 गिवन है, तो मेरा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ए ट्रेडर परचेज एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स कॉस्ट, जितना कॉस्ट प्राइस है, जितनी उसकी वैल्यू है, उसके 80% पे उसको कोई सामान मिल जाता है। ठीक है, और सोल्ड यानी कि बेचना, उसने उसको 20% अबव, जितनी उसकी वैल्यू से 20% अबव पे बेचा, तो उसको गेन बताना है कि उसको लाभ कितना हुआ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो 100 की वैल्यू मान लेते हैं हम किसी चीज की। ठीक है, तो उसने परचेज कितने में की, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, क्रय मूल्य 80%। ठीक है, जितनी वैल्यू थी उसके 80% पे क्रय कर लिया, 80% मतलब 80 रुपए में। ठीक है, अब उसने बेचा किस पे, जो इसकी वैल्यू है उससे 20% ज्यादा। ठीक है, यानी कि इसका 20% निकालूंगा 20 रुपए, तो 20 रुपए ज्यादा यानी कि 120 में, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 120। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, जो हमारा लाभ और हानि निकलता है, अगर हमें गिवन नहीं है, दिया नहीं हुआ है, तो हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। ठीक है, ये मेरा 1/2 आ जाएगा, 1/2 मेरा 50% होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 35 कैटल कैन ग्रेज ए पीस ऑफ लैंड फॉर 56 डेज। ठीक है, अगर मान लो एक कैटल एक दिन में, ठीक है, एक लैंड जो वो ग्रेज कर लेती है, तो 56 डेज में 35 कैटल कितनी करेंगी, 35 इंटू 56। ठीक है, तो एक तरह का ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, जो उन्होंने किया है, 35 कैटल्स ने 56 डेज में इतना वर्क कर लिया। ठीक है, हमने टाइम वर्क से रिलेट कर दिया इसको। हाउ मेनी कैटल विल ग्रेज ए फील्ड 3 टाइम्स, इससे 3 गुना काम करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इन 35 डेज, अब कितनी कैटल्स, कैटल्स एक्स मान लेते हैं, उनको काम कितना कर, 35 डेज में इतना काम करना है। ठीक है, यहां से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 35 से 35 कैंसिल, एक्स की वैल्यू मेरी आ जाएगी 56 इंटू 3, तो ये मेरा 168 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, आप ये उस मेथड से भी कर सकते हो जो हमने अभी किया है। ठीक है, मैन इंटू जो उसका था डेज इंटू एफिशिएंसी वाला। ठीक है, जैसे 35 कैटल्स हैं, 56 डेज हैं। ठीक है, तो ये उनका वर्क हो गया, वर्क कितना करते हैं, 1 यूनिट। नेक्स्ट क्या है, अब कैटल्स मेरे को पता नहीं है, 35 डेज हैं, टोटल वर्क कितना करना है, 3 टाइम्स। ठीक है, लिखा हुआ है ना, 3 टाइम्स एज लार्ज, तो बस इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये भी वही चीज आएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की
एजेस का अनुपात दे रखा है रेशो 5:6। इफ द रेशो बिटवीन 1/3 ऑफ ए एंड हाफ ऑफ बी एज इज 5:9 देन फाइंड द एज ऑफ ए। देखो यहाँ पे मेरे को सिर्फ रेशो ही गिवन है, ठीक है, 5:9, रेशो से रेशो ही निकलेगी। ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे रेशो गिवन है, परसेंटेज गिवन है, तो आप उससे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू तभी निकलेगी जब कोई एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ एब्सोल्यूट दिया ही नहीं हमें, सारा कुछ रेशो में बता रखा है, तो आंसर मेरा नहीं आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। अब देखो आपको होगा कि फिर ये दिया क्या हुआ है, ठीक है, ये सेम चीज को ही रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसने बोला हुआ है इफ द रेशो ऑफ 1/3 ऑफ ए, अगर ए को मैं 1/3 कर दूं, ठीक है, 1/3 ऑफ ए एंड हाफ ऑफ बी, और बी को हाफ कर दूं, उसकी रेशो दे रखी है। अब देखो ये तो मैं यहीं से निकाल लूंगा, 5/3 रेशो 6/2, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 5/3 रेशो 3 2 6 होता है, ठीक है। 5/3 इंटू 3, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए पूरी रेशो को 3 से मल्टीप्लाई, तो 5:9 आ गया। तो जो चीज इसने गिवन है वो मैंने खुद ही निकाल ली, 5:9, ठीक है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल गिवन ही नहीं है मेरे को, वही चीज को घुमा फिरा के फिर से बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम नहीं निकाल सकते इसका आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।